नमस्कार प्रिय साथियों, एक बार फिर पुनः आपके अपने YouTube चैनल राज सर्वा स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथ ही हम बात कर रहे थे हिंदी के वही अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें हम व्याकरणिक प्रश्न और शिक्षण विधियों के प्रश्न चल रहे थे। तो इससे पहले हमारे 5 अभ्यास पूर्ण हो चुके हैं। आज हम बात करने वाले 5वें अभ्यास की। तो आइए हम पहले प्रश्न की बात करते हैं। सदैव शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो साथियों में सदैव शब्द का संधि विच्छेद बताना है। सदाधन एव, सदाधन एव, सदधन एव या फिर सदधन एव। तो हमें पता है यहाँ पर वर्धी संधि है। ए और ए आ मिलकर इसके साथ में ए या ऐ मिलकर दीर्घ मात्रा बनाते हैं। तो क्या होगा हमारा सदाधन एव। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की। इनमें से देशज शब्द कौन सा है। तो साथियों हमें बताना है देशज शब्द विद्या, घाघरा, लड़का, कन्या। तो जैसे हमें पता है कि घाघरा ये देशज शब्द है, हमारे देश में बना हुआ है। इसका अर्थ क्या होगा, देशज शब्द में कौन सा होगा हमारा घाघरा। ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। देखो किस क्रमांक में अंतस्थ वर्ण नहीं है। किस क्रमांक में अंतस्थ वर्ण नहीं है, हमें पूछा नहीं है क्या अंतस्थ वर्ण। अब हमें पता है कि अंतस्थ वर्ण इनकी संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से, ये, रे, ले, व। तो हमें पूछा नहीं है। देखो ये है, वह भी है, रे भी है, पर पै नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, श होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4। अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। यहीं पे भी नहीं पूछा है। अभी उपसर्ग नहीं है वो शब्द बताना है। देखो अभ्यागत, अभ्यास, अभिन्न या फिर अभ्युदय। तो साथियों में पता है कि अभ्यागत में अभिधन आगत, अभ्यास में अभिधन आस, अभ्युदय तो इसे क्या होगा अभिधन उदय। पर देखो अभिन्न इसमें क्या है, अ उपसर्ग है और भिन्न मूल शब्द है। तो नहीं है वो पूछा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, द। अभिन्न में अभी उपसर्ग नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5। किस शब्द में गर प्रत्यय नहीं है। हमें पूछा गर प्रत्यय नहीं है वो शब्द बताना है। जादूगर, बाजीगर, नागर या फिर कारीगर। तो साथियों बताओ कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर जिसमें गर प्रत्यय नहीं है। तो देखो हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा नागर। नागर में गर प्रत्यय नहीं है, नागर एक मूल शब्द है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6। जिस समास में प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उस समास का क्या नाम है। ये है अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास। तो साथियों करेक्ट आंसर कौन सा होगा कि जिस समास में प्रथम पद क्या गौण होता है, उत्तर पद क्या होता है प्रधान होता है। तो साथियों में पता है वो समास कौन सा होता है हमारा तत्पुरुष समास होता है। अब देखो पहले बात करते हैं हम अव्ययभाव समास में। अव्ययभाव समास में या तो पहले उपसर्ग मिलेगा या फिर कोई अवयव शब्द मिलेगा। तो ये नहीं होगा। बहुव्रीहि में क्या होगा, इसमें दोनों पद प्रधान होकर अन्य पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये भी नहीं होगा। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण से नहीं बना है। हमें पूछा है कि कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण शब्द से नहीं बना। देखो सरलता, देखो इनमें भाववाचक संज्ञा है पर देखो विशेषण से नहीं बन रहा वो बतानी है हमें। सरलता देखो इसमें क्या है, सरल कि वह सरल आदमी, ये तो विशेषता हो गई, विशेषण हो गया। वीरता कि राम वीर है, तो मतलब ये उसकी विशेषता होगी क्या वो वीर है या फिर कायर है। देखो सुंदरता, मोहन सुंदर बालक है, ये भी विशेषता होगी। पर देखो मानवता, इसमें क्या है मानव, ये क्या है जातिवाचक संज्ञा होगी, इसलिए विशेषता विशेषण इसमें नहीं है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा मानवता। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो, कौन सा सर्वनाम है। साथियों में यह बताना है सर्वनाम पूछा कि कौन सा भेद होगा। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ
मतलब उससे इसका संबंध किससे हो रहा है, जिससे, उसे, जिसे, इसका अर्थ समझ गए। कौन सा सर्वनाम होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्न देखो, किस वाक्य में स्थानवाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। साथियों में पूछा है क्रिया विशेषण स्थानवाचक मतलब जिसमें स्थान का बोध होगा, हमें वो बताना है। पहला ऑप्शन आप यहाँ बैठिए, अगला ऑप्शन वह धीरे धीरे चलता है, मोहन जयपुर से अभी आया है। तो साथियों हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा। देखो जहाँ पर स्थान का बोध होगा, क्रिया मतलब जहाँ पे किसी काम का होना पाया जाता है और उस काम की विशेषता साथ में होगी और साथ में स्थान होगा, वह कौन सा होगा, हमारा क्रिया विशेषण। देखो आप यहाँ बैठिए, बैठना क्रिया है और इसके साथ में स्थान मतलब हम कह रहे हैं कि आप यहाँ बैठिए, यहाँ पे स्थान की ओर इंगित कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, पहला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है देना, सुनना, समझना, पढ़वाना। तो साथियों प्रेरणार्थक क्रिया पूछा हमसे, तो राइट आंसर कौन सा होगा, पढ़वाना। कि अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वा रहे हैं, तो मतलब प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत ऐसा वाक्य बनता है। तो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, पढ़वाना। नेक्स्ट प्रश्न देखो 11 का, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द सही नहीं है। साथियों में पूछा है विलोम शब्द के बारे में और यह भी पूछा कि सही नहीं है, वो बताना हमें। तो देखो हमारा पहला क्या है, खुशबू, इसका विलोम क्या होता है, बदबू। शांत का प्रशांत, उत्थान का पतन, साक्षर का निरक्षक। तो साथियों करेक्ट आंसर कौन सा होगा, देखो इसमें पर्सन के अकॉर्डिंग क्या होगा, शांत का प्रशांत नहीं होता है। शांत क्या 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 होता है, अशांत होता है। क्या होता है, शांत का विलोम क्या होता है, अशांत, न कि प्रशांत। और बाकी देखो खुशबू का बदबू होता है, ये सही है। उत्थान का पतन ये भी सही है। साक्षर का निरक्षक ये भी सही है। पर हमारे ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट नहीं है, शांत का अशांत होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। शाखा मृग किस शब्द का पर्यायवाची है। तो साथियों में पूछा है शाखा मृग। शाखा मृग में पर्यायवाची पूछा कौन सा होगा, वानर, हिरण, मोर या फिर नीलगाय। वानर, हिरण, मोर या नीलगाय। तो साथियों करेक्ट आंसर कौन सा होगा, शाखा मृग का होगा, वो होगा वानर। वानर को क्या बोलते हैं, शाखा मृग। इसको याद भी कैसे रख सकते हैं, जैसे वानर, जैसे बांदर, ऐसे समझ को जो पेड़ पर रहते हैं, तो इस प्रकार इसको हम याद रख सकते हैं। तो शाखा मृग किसका पर्यायवाची होता है, वानर का होता है। बात करते हैं 13 के प्रश्न की। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का सूचक है। तो साथियों में 4 ऑप्शन दिए, इसमें जो स्त्रीलिंग का बोध करवा रहा है वो शब्द हमें बताना है, हलवाई, ईसाई, कसाई या फिर सपाई। तो साथियों हम चारों शब्दों को अगर वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो इन 3 का प्रयोग हम स्त्रीलिंग में, 3 का प्रयोग हम पुल्लिंग में करते हैं और 1 का प्रयोग स्त्रीलिंग में करते हैं। तो देखो सफाई, रमा ने कमरे की सफाई की, तो मतलब यहाँ पर स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। तो सफाई हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, ये स्त्रीलिंग सूचक का बोध करवा रहा है। देखो प्रश्न नंबर 14 का, कौन सा शब्द विदेशी है। तो साथियों 4 ऑप्शन में हमें विदेशी शब्द वो बताना है, स्कूल, छात्र, शिक्षक, उपस्थित। तो साथियों में पता है स्कूल, ये क्या है, विदेशी शब्द एक। तो करेक्ट आंसर हमारा पहला ऑप्शन यहां पर सही होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। जिसके कोई संतान न हो उपयुक्त वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो यहां पर हमें वाक्यांश दिया गया, उसके लिए एक शब्द सही है वो बताना है कि जिसकी कोई संतान न हो उसको हम क्या कहेंगे, निष्प्रह, बांझ, कलिंकनी या फिर निसंतान। तो साथियों बताओ इन दोनों ऑप्शनों में से, इन दो को छोड़ो, आप इन दोनों में से बता दो कौन सा होगा। तो साथियों करेक्ट आंसर होगा वो होगा निसंतान। जिसकी कोई संतान न हो उसे क्या कहेंगे हम, निसंतान।
ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही होगा। अब हम बात करने वाले हैं हिंदी के शिक्षण विधियों के प्रश्नों की। देखो पहले प्रश्न नंबर 16 क्या होगा, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि कौन सी है। तो साथियों में ये पूछा कि गद्य शिक्षण, जब भी अध्यापक गद्य शिक्षण करवाते हैं बच्चों को तो शब्द का अर्थ साथ साथ बताते हैं, वो कौन सी विधि है। प्रश्नोत्तर विधि, व्यास विधि, उद्बोधन विधि या फिर खंडान्वय विधि। तो साथियों में पता है कि जहाँ पर शब्दों का अर्थ स्पष्ट करवाया जाता है वो कौन सी विधि होती है, हमारी उद्बोधन विधि होती है। गद्य शिक्षण करवाते समय जब हर शब्द का अर्थ स्पष्ट करते करते साथ में पढ़ाते हैं वो होती है हमारी उद्बोधन विधि के अंतर्गत हमें ऐसा करते हैं। प्रश्न नंबर देखो 17 का, पठन कौशल में आवश्यक है। तो साथियों जब भी हम पढ़ते हैं तो उस कौशल के लिए क्या आवश्यक है, प्रोक्ष विधि, अर्थग्रहण, शब्द चयन या फिर प्रत्यक्ष विधि। तो साथियों में पता है कि पठन कौशल में क्या आवश्यक है, इनमें से अर्थग्रहण आवश्यक है कि पढ़ते समय उनके साथ साथ में अर्थ भी हमें पता होना चाहिए, अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना चाहिए। तो अर्थ ग्रहण क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर यहां पर सही होगा। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं, भाषा कौशल के कितने चरण हैं। तो साथियों भाषा कौशल में कितने चरण माने हैं, 4, 5, 2, 3। तो साथियों जैसे हम सबको पता है कि भाषा कौशल में कितने चरण होते हैं, 4। जैसे सुनना पहला, फिर बोलना, फिर सुनना बोलना, फिर पढ़ना और लिखना। सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये हमारे 4 कौशल हैं। प्रश्न नंबर देखो 19 का, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है। तो साथियों में पूछा कि साइलेंट रीडिंग है ये किसकी रचना है, डेचेंट, स्मिथ, ब्राइन या फिर पेंटर। तो साथियों करेक्ट आंसर कौन सा होगा, साइलेंट रीडिंग है ये किसकी रचना साथियों, ये ब्राइन की है। ब्राइन ने ही बनाई थी साइलेंट रीडिंग, ऐसे हम याद रख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यहां पर सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस वचन में पढ़ा गया अंश अधिक समय तक याद रहता है। किस वाचन में, सॉरी वचन नहीं है, क्या है वो वाचन है। किस वाचन में पढ़ा गया अंश अधिक समय तक याद रहता है, तो वो बताना है। द्रुत वाचन या फिर मौन वाचन या फिर सहस्वर वाचन या फिर अनुकरण वाचन। तो साथियों बताओ कौन सा उत्तर सही होगा यहाँ पर, वो होगा हमारा मौन वाचन। क्योंकि जब हम मौन रहकर पढ़ते हैं तो वो वाचन हमारा बेस्ट रहता है, उसमें मौन वाचन पढ़ते समय अधिक याद रहता है। द्रुत वाचन में क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं किसी चीज़ को। वो सहस्वर वाचन हम सामूहिक रूप से किसी एक साथ बोलते हैं। अनुकरण में हम पीछे पीछे बोलते हैं। तो इनमें जिसमें अधिक याद रहता है वो कौन सा था, मौन वाचन इज हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। तो साथियों इस प्रकार हमारी ये 20 अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी प्रकार के आपको प्रश्न रोज इसी चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद साथियों।